लोकसभा चुनाव लड़ा। भंवर जितेंद्र जी के विपक्ष में भंवर जितेंद्र जी का बयान आया कि भाजपा पार्टी हाथी के ऊपर सवार होकर के चुनाव लड़ रही है। आपका और बीजेपी का क्या गठबंधन रहा? जनता आरोप करती है बसपा पार्टी के ऊपर कि बसपा की प्रत्याशी जो जीत जाते हैं वो सूटकेस की राजनीति करते हैं और समर्थन दे देते हैं। क्या कहेंगे? अब की बार भी इस बार ऐसा ही होगा क्या तिजारा विधानसभा में, जैसे पिछली बार देखने को मिला? पार्टी के बिना कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं रह पाएगा। और जो हमें गठजोड़ करना पड़ेगा जिस भी पार्टी के साथ, जो हमें अच्छा ऑफर देगा, जो हमें अच्छा पद देगा, जो हमें अच्छी राज में हिस्सेदारी देगा, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। एक कच्चे आदमी से बात करी और पता नहीं उसने किस तरीके से बात करी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, हाँ, मेरे समाज और बाकी समाज भी जो गरीब तबके से आता है, जिनको रोज नौकरी और रोजगार नहीं हुआ, तो रुमिया के टाइम पे खनन का काम बहुत जोर से चला था, बहुत डंपरे चले थे, उनसे नवाब साहब उस तरीके की राजनीति अब नहीं कर पाएंगे। और अगर उसको कोई लाता है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनका डिसीजन और उनका निर्णय ये गलत होगा। अगर तो हम मानते कि वो फील्ड में है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब नवाब साहब के छोड़े हुए कुछ आदमी हैं जो या तो वो खुद विधायक बनना चाहते हैं या नवाब साहब को लाके सीट को ऐसी की ऐसी रखना चाहते हैं। चुनाव की जब दावेदारी पेश कर दी थी प्रधान के प्रतिनिधित्व के रूप में आपके परिवार से, कांग्रेस से, फिर आप वापस बसपा में आप दावेदारी पेश कर रहे हो टिकट को लेकर के, या आपकी जो मीटिंग्स होती है कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं से, कहीं कांग्रेस से भी सिंबल लेने का विचार? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ विक्रांत यादव। राजस्थान की राजनीति की सियासत हलचल में कौन होगा दावेदार? आज चुनावी दंगल की रणनीति के अंदर हमारे साथ तिजारा विधानसभा से बसपा पार्टी से दावेदारी कर रहे इमरान खान, जो कि प्रदेश महासचिव है बसपा से, उनसे आज बात करेंगे। राजस्थान की राजनीति की सियासत में क्या हलचल रहेगी अब की बार, तमाम सवालों के लेकर के आज इमरान खान हमारे साथ रूबरू हैं। सर, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इमरान जी, सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, भंवर जितेंद्र जी के विपक्ष में भंवर जितेंद्र जी का बयान आया कि भाजपा पार्टी हाथी के ऊपर सवार होकर के चुनाव लड़ रही है। आपका और बीजेपी का क्या गठबंधन रहा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखो, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने क्या बयान दिया वो उनके ऊपर कहना है। मेरा मानना है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से कैंडिडेट रहा है। मैंने अपनी नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ा, बीजेपी वालों ने बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा, कांग्रेस वालों ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। जहाँ तक गठबंधन की बात है, बहुजन समाज पार्टी का बीजेपी वालों से खास करके मेरा तो कभी भी कोई ना लेना देना रहा, ना मेरा वास्ता रहा, ना मेरी दोस्ती रही, ना मेरी मुलाकात रही। लोकसभा के चुनाव में हम नए नए थे, लोगों को मौका मिल रहा था आरोप प्रत्यारोप लगाने का। कहीं ना कहीं वो थोड़े आरोप लगा के सफल रहे, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। वो अपने बयानों को वो जाने, लेकिन मैंने अपना ईमानदारी से और मेहनत से चुनाव लड़ा और इन बीजेपी और कांग्रेस से, दोनों से मजबूती से अच्छा चुनाव लड़ा। वोट भले ही कम आए, लेकिन जो चुनाव लड़ने का हमारा पहला पहला जो तजुर्बा था, वो हमने कमजोर होकर चुनाव नहीं लड़ा। इमरान जी, पिछली बार राजस्थान में बसपा पार्टी के 6 प्रत्याशी जीते और सभी प्रत्याशियों ने जीतने के बाद में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। जनता आरोप करती है बसपा पार्टी के ऊपर कि बसपा की प्रत्याशी जो जीत जाते हैं वो सूटकेस की राजनीति करते हैं और समर्थन दे देते हैं। क्या कहेंगे? अब की बार भी इस बार ऐसा ही होगा क्या तिजारा विधानसभा में, जैसे पिछली बार देखने को मिला? देखो, बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत अच्छे तरीके से कैंडिडेट उतार रही है। बहुत देख के, सोच के, समझ के, पूरी रणनीति के तहत कैंडिडेट पहले ही अनाउंस कर रही है। और मजबूत कैंडिडेटों का नाम दोनों पार्टियों से पहले कम से कम 40 से 50 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी पहले ही अनाउंस करने वाली है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीतने के बाद
अपना हक मांगेगा, राज में हिस्सा मांगेगा, अपनी दावेदारी करेगा हिस्सा लेने के लिए, लेकिन किसी भी पार्टी में विलय होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बार इसके इंतजाम पहले पार्टी के पदाधिकारी, मैं खुद पदाधिकारी हूँ, और पार्टी के उच्च अधिकारी सब इसको संज्ञान में लेके उसी तरीके से टिकट वितरण कर रहे हैं। इमरान जी, अभी आपने कहा कि पार्टी हिस्सा मांगेगी और 40 से 50 प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, तो 50 प्रत्याशियों से सरकार तो बनेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो आपको साझेदारी तो करनी पड़ेगी। या तो आप पिछली बार कांग्रेस की तो आपकी बार क्या हो सकता है कि बीजेपी के साथ में समझौता कर लें। देखो, ये उच्च जो अधिकारी है, पार्टी के पदाधिकारी है, उनका निर्णय है, बहन कुमारी मायावती जी का निर्णय रहेगा। लेकिन 50 सीटों का मतलब ये है कि मेरा मजबूत दावेदारी, जिनमें से हम 30 जीते, 35 जीते, 40 जीते, कितनी, क्योंकि इस बार हमारी जो रणनीति है उसका उसका ऐसा रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी की भले बहुमत की सरकार ना आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं रह पाएगा। और जो हमें गठजोड़ करना पड़ेगा जिस भी पार्टी के साथ, जो हमें अच्छा ऑफर देगा, जो हमें अच्छा पद देगा, जो हमें अच्छी राज में हिस्सेदारी देगा, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्येय है, बहुजन समाज पार्टी का ध्येय है लोगों के लिए काम करना, गरीब, पिछड़े और बिल्कुल जो आदिवासी और ओबीसी के लोग हैं जो उनके लिए काम करना, और मुस्लिम समाज हो गया, इन सब के लिए काम करना बहुजन समाज पार्टी का मेन ध्येय है। और सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में मिलकर काम कर रहे हैं। जो पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए काम करने का हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दे को लेके हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इमरान जी, पिछले 10 साल में अल्पसंख्यक समुदाय में समाज का तिजारा विधानसभा से जो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा, मेल समाज बढ़ जाता है। क्या वजह मानते हैं कि अब की बार एकजुटता से प्रतिनिधित्व तो लेकर रहेंगे क्या? देखो, बहुजन समाज पार्टी, सॉरी, ये मेव समाज अल्पसंख्यक समाज है जो, ये 10 साल से बिल्कुल परेशान है, पीड़ित है। इनको राज में हिस्सा नहीं मिला। बहुत सारे कारण होते हैं, लोग बट भी जाते हैं, और कुछ जो कैंडिडेट यहाँ चले आ रहे थे उनकी मिस हैंडलिंग के कारण, लोगों से सही बर्ताव ना होने के कारण, लोग उनसे टूट के दूसरे नेताओं के साथ वो जुड़ने लगे थे। तो जो हमारे नवाब साहब थे, उनसे जो नाराज लोग थे, वो चौधरी फजल हुसैन साहब के पास जाके वोट करते थे, इसलिए बढ़ जाते थे। लेकिन मैंने पिछले 5-6 सालों में लोगों के घर घर जाके मेहनत करके, दिन रात करके लोगों को जोड़ा है। उसके साथ साथ जो और 3600 बिरादरी, चाहे गुजर समाज हो गया, चाहे यादव समाज हो गया, चाहे एससी समाज हो गया, प्रजापत समाज हो गया, सिख समाज हो गया, सभी में घर घर जाके, सैनी समाज हो गया, घर घर जाके, बाजार हो गए दोनों तीनों, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वर्कर हो गए, उनसे संपर्क साधा है। इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर, और भिवाड़ी में पहले से ही मेरी जन्मभूमि है भिवाड़ी, तो मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग 80 से 85% वोट एक तरफ होंगी। देखो, किसी भी समाज की 100% वोट तो किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिलती, 100% की 100% तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, 80 से 85% एक साथ वोट होंगे। इमरान जी, नवाब साहब जो पिछली बार मंत्री भी रहे थे पुराने समय में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा मेव की धरती पर, मेवात की धरती पर दस्तक दे दी। क्या मानने की सिग्नल मिल चुका है क्या ऊपर हाईकमान से, जो दोबारा से वापसी की जो बात आ रही है? और मैंने ग्राउंड में भी देखा है कि वापस से जनता नवाब साहब को लेकर के फिर बयानबाजी करने लगी है, तो क्या माने? देखो, नवाब साहब नो डाउट हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते आए बहुत दिन से। हम भी उनके वोटर रहे हैं, हम भी उनके सपोर्टर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। पिछले 2-2.5 सालों में मेरे कई बार उनसे जाके मिलना हुआ। उन्होंने कभी भी इच्छा नहीं जताई चुनाव लड़ने की। पिछले 4.5 सालों में कभी वो तहसील में नहीं आए, कभी लोगों की जन सुनवाई नहीं की। और अगर नवाब साहब आते तो हम मानते कि वो फील्ड में है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब नवाब साहब के छोड़े हुए कुछ आदमी हैं जो या तो वो खुद विधायक बनना चाहते हैं, या नवाब साहब को लाके सीट को ऐसी की ऐसी रखना चाहते हैं। वो समझदारी का परिचय नहीं दे रहे। वरना नवाब साहब जिस तरीके की राजनीति करते थे, आज की राजनीति का दौर बदल चुका है। आज नौजवान और युवा जाग चुके हैं
उन लोगों को राज में भी हिस्सा चाहिए, उन लोगों को समाज में इज्जत भी चाहिए, उनको फैक्ट्रियों में नौकरी भी चाहिए, उनको पुलिस प्रशासन में अपने काम भी चाहिए, उनको शिक्षा भी चाहिए, उनको चिकित्सा के उसमें भी काम चाहिए। तो आज की तारीख में डिमांडिंग होगी पब्लिक, बहुत ज़्यादा उनकी अपेक्षाएं हो गई है नेताओं से। तो मुझे ऐसा लगता है नवाब साहब उस तरीके की राजनीति अब नहीं कर पाएंगे, और अगर उसको कोई लाता है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनका डिसीजन और उनका निर्णय ये गलत होगा अगर वो इस बार जो उनकी 56,000 60,000 वोटों का जो एक अच्छा इज्जत और उनका मान सम्मान रहा है, और उन्होंने ना आके यहाँ पे क्षेत्र में बहुत लोगों को अपने से दूर कर दिया है। लोगों का जुड़ाव मेरे से रहा है, क्योंकि उनकी परेशानियों में तकलीफों में चौबीसों घंटे में रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाब साहब को जबरदस्ती चुनाव में कुदाया जा रहा है, नवाब साहब की कोई इच्छा नहीं है। इमरान जी, आपके परिवार से प्रधान का चुनाव लड़ा गया, आप बसपा से जीत के आए थे। उसके बाद में फिर कहीं सिग्नल आपको कांग्रेस से मिल गया और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपके परिवार से चुनाव लड़ा, और फिर आपके ही समाज के लोग आपसे विरुद्ध होकर के बसपा को समर्थन उसको भाजपा को समर्थन दे गए। क्या मानते हैं? वो वही वही लोग हैं, वो लोग जो नवाब साहब को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, या तो वो बन जाए या कोई भी मत बने, उनकी इस तरीके की सोच है। और मेरे जो परिवार से जो चुनाव लड़ा था, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, कुछ निर्दलीय थे, कुछ हमारे पास अपने थे। फिर हमें कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत पड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों से बात करके हम लोगों ने उस चुनाव को लड़ा, और कांग्रेस के पास 4 वोट थी जब उस टाइम पे, उससे पहले सारी वोटें निर्दलीय और मेरी पार्टी की मेरे पास थी। तो उनसे यही कंडीशन हुई कि हम चारों वोट हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन आपको चुनाव हमारी पार्टी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार, हमारे जो एमपीएस हैं, वो दूसरी पार्टी पे वोट नहीं करेंगे। मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने कहा ठीक है भाई, प्रधान बनना है तो हमारे पास बहुमत नहीं है, तो इस तरीके से कर लो। तो उन्होंने फिर धोखा दे दिया, 4 में से 2 आदमी भग गए। तो अब ऐसे लोगों का तो मैं क्या इमरान कह जी, सकता। आपके समाज से ही थे वो लोग भी। क्या माने कि नवाब साहब के खेमे से आते थे क्या? उनको अनुमान था कि यदि इमरान खान प्रधान बन जाएगा तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीति उभर के आ जाएगी बड़े स्तर के ऊपर, इसलिए आपको दबाया गया क्या? देखो, मुझे नवाब साहब से तो इतनी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं है, मैं नहीं कर सकता। वो लोग नवाब साहब की खेमे से ज़रूर आते थे, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ रह के नवाब साहब की सपोर्ट करते थे। लेकिन गलती तो उन्होंने की है, और गलत तो समाज के साथ उन्होंने किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था अपने निजी स्वार्थ के लिए। और उन्होंने इस तरीके का ये काम किया है जिसका पूरा समाज में रोष है, गुस्सा है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरान जी, आप चुनाव की जब दावेदारी पेश कर दी थी प्रधान के प्रतिनिधित्व के रूप में आपके परिवार से कांग्रेस से, फिर आप वापस बसपा में आप दावेदारी पेश कर रहे हो टिकट को लेकर के, या आपकी जो मीटिंग्स होती है कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं से, कहीं कांग्रेस से भी सिंबल लेने का विचार है? देखो, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, कांग्रेस की 5 साल यहाँ सरकार रही है, बहुत सारे काम भी मैंने कराए हैं, मेरे सरकारी अधिकारी भी मास्टर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और बहुत सारे लोग हो गए, उनके ट्रांसफ़र के सिलसिले में आना-जाना, मिलना-जुलना, धंधे के एतबार से भी मेरे को सभी नेताओं से करना पड़ता है। लेकिन मैंने कभी भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने की और उसकी ऐसी कोई बात नहीं कही। उस टाइम पे मेरे समाज से चुनाव लड़ रहा था, चूँकि मैं खुद कैंडिडेट नहीं था, और मेरे समाज में कोई राजनीतिक रूप से कोई एक्टिव नहीं है, पॉलिटिकली मैं ही एक्टिव था, तो इसीलिए मेरे को प्रधानी के चुनाव में इन्वॉल्व रहना पड़ा। वरना मैं बहुजन समाज पार्टी से कभी मैंने छोड़ा नहीं था। मैंने किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी कांग्रेस के अधिकारी को ये नहीं कहा था कि मैं पार्टी में आ रहा हूँ। मेरा तो ये था कि ठीक है, कुछ एमपीएस हमारे हैं, कुछ निर्दलीय हैं, कुछ तुम्हारे, मिलके प्रधान बना लेते हैं, ये बात थी बस। इमरान जी, आपके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, क्या माने कि विरोधियों के द्वारा छापा पटकाया गया क्या इमरान खान के ऊपर की राजनीति को दबाने के लिए? हाँ, देखो, इनकम टैक्स का छापा था मेरे ऊपर। वो ज़ाहिर-सी बात है, लोगों ने शिकायतें की। चिढ़ने वाले राजनीति में बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं, और ऐसे राजनीति में कुछ लोग नाकाबिल लोग भी होते हैं, जो खुद उनके अंदर कुछ भी काम करने की या लोगों की सेवा करने की काबिलियत नहीं होती, लेकिन वो दूसरे लोगों को हरास करके और उनको उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। तो वो देखते हैं कि इस पे इसकी दुखती रग क्या है। अगर किसी आदमी परिवार से मजबूत है तो उसको उधर से कमज़ोर करो, धंधे से मजबूत है तो उधर से कमज़ोर करो। तो इन्होंने सारे हथकंडे मेरे ऊपर अपनाए, मेरी शिकायतें की, बहुत गंदी-गंदी उल्टी-सीधी शिकायतें की। हम हमारा सारा इलाका जानता है, पूरी भिवाड़ी जानती है, हम कैसे परिवार से आते हैं, कितने अच्छे और ईमानदार हम लोग हैं।
उन लोगों ने भी हमारी जांच की, अच्छे मजबूती से जांच की, कहीं पे भी हमको किसी प्रकार का कहीं पे भी कोई दोषी नहीं पाया या हमारे ऊपर कोई चोरी का आरोप नहीं लगा। तो इस तरीके से हम जब काम अच्छे से करते हैं तो हम आश्वस्त हैं, हम किसी से नहीं डरते। इमरान जी, आप कई कंपनियां चलाते हैं और बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर आपको नजर नहीं आए, नहीं तो कोई धरना प्रदर्शन किया आपके द्वारा, नहीं कोई भ्रष्टाचार को लेकर के आप इस तरह से नजर आए कि ग्राउंड के ऊपर आपने लोगों की आवाज उठाई। क्या माने कि संदीप जी के साथ में आपने दोस्ती निभाई क्या? देखो, ये बात भी सच है, संदीप जी के साथ हमने दोस्ती भी निभाई है। उनके कहने से हमने प्रधानी भी हारी, उनके कहने से हमने नगर परिषद भिवाड़ी का चेयरमैन भी बनवाया। हमेशा संदीप यादव का सम्मान किया। और रही बात मेरी, तो मैंने हमेशा रोजगार का मुद्दा उठाया है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के बहुत टच में रहता हूँ। मैं उद्योगपतियों के साथ में पला बड़ा हूँ, उद्योग उनके साथ धंधा करता हूँ, उनको सबको जानता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने रोजगार भी दिलवाया है, बहुत सारे लोगों को मैंने नौकरियां भी दिलवाई हैं। मेरी जितनी इनकी विधायक बन के पहचान नहीं है, उतनी मेरी उद्योगपतियों से बिना विधायक के पहचान है। तो मेरी इज्जत भी करते हैं, मेरी सम्मान भी करते हैं। और मैं उद्योगपतियों के खिलाफ, और जो हमारे लोगों इलाके में एक लोगों को रोजगार, चाहे भले ही चाहे कोई ट्रैक्टर चला रहा है, टेम्पू चला रहा है, नौकरी कर रहा है, जो हमारे इलाके को पाल रहे हैं, उनके खिलाफ मेरी कभी इच्छा नहीं रही कि मैं उनके खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ूं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैं बार बार बोलता रहा हूं। हमेशा मैंने एक विपक्ष के तरीके से प्रशासन से, पुलिस से लड़ाइयां लड़ी हैं, और मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है, तिजारा विधानसभा में, हर राजस्थान के हर विधानसभा में कांग्रेस का जो एमएलए था, वो इतना हावी था, इतना मजबूत था, और इतना अलग तरीके से अपना सिक्का चलाया उन्होंने तहसील में, कि उनके बिना कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता था तहसील में। तो उनकी जो इतनी ज्यादा तानाशाही और जो मजबूत स्थिति रही, एक सीएम के रूप में एक तहसील को चलाना, तो विपक्ष बहुत कमजोर रहा, नो डाउट, हर विधानसभा में। मैंने तो फिर भी इतना किया। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। मैं तो फिर भी हर जगह थानों के बाहर भी खड़ा मिला, मैंने मीडिया के माध्यम से भी बोला, मैंने अधिकारियों से भी खूब झगड़े करे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, और आंदोलन वगैरह हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें कुछ अपनी चलती हुई तो दिखती क्या आपने नहीं दोस्ती निभाई संदीप ना, जी को, वहां हमें चलती नहीं इसलिए दिखती। नहीं हमें कर पाए? हमें ऐसा लगता था कि हमारी चलेगी नहीं, संदीप यादव के सामने हमारी चलेगी नहीं, बेवजह धक्का खाने से, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। इमरान जी, आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आप रोजगार भी दे रहे हो, आप ये तो मानते हो कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के समर्थित विधायक संदीप यादव, जो बेरोजगारी का बार बार मुद्दा उठता था कि लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए, क्या आप ये नहीं मानते कि 75% लोकल कैंडिडेटों को रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा एक्ट बना सकती थी, उसमें कमियां नजर आई? देखो, मैं जहां तक बात करूं प्राइवेटाइजेशन की, देखो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने दम पे फैक्ट्री लगाता है, अपने घर मकान गिरवे रख के लोन लेता है, लोन लगा के फैक्ट्री जमाता है। अगर उसमें सरकार इस तरीके के कानून लाएगी, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी उद्योग को चलाने में तकलीफ आएगी। लेकिन सरकार को 75% भी नहीं तो 25% के आसपास, तो 30% के आसपास तो लाना चाहिए, क्योंकि 30% अगर रोजगार का रिजर्वेशन मिल जाए, तो बहुत बड़ी तादाद में, या 5-6 हजार फैक्ट्रियां हैं, अगर वहां कई लाख लोग काम करते हैं यहाँ, तो मतलब करोड़ के आसपास लोग काम करते हैं यहाँ, 30% का मतलब 30 लाख आदमी हो गए, बहुत पूरे जिले को रोजगार मिल जावे इस तरीके का। लेकिन मेरा मानना इसमें दूसरा भी है, अगर विधायक और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में अच्छा तालमेल हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोकल लोगों से क्या दिक्कत है, लोकल लोगों को इंडस्ट्रियों में क्यों रोजगार और नौकरियां नहीं मिलती, अगर इस गणित को समझ जाए कोई यहाँ का जो जनसेवक है, तो ये सारी समस्या का बिना आरक्षण के भी। इमरान जी, ये गणित तो आप भी समझ सकते हो, आप तो चला रहे हो कंपनियां, आपके पास में 6-7 कंपनियां चल रही है, तो आप भी तो बता सकते हो लोगों को, और जनप्रतिनिधियों को भी तो आप बैठक ले सकते हो। हाँ हाँ, नहीं, मैं ले रहा हूँ, लेकिन अभी देखो, सारी दुनिया पद को सलाम करती है। मेरे जो व्यक्तिगत संबंध है लोगों से, उन्होंने मेरी खूब इज्जत भी करी है, मान सम्मान भी करा है, मेरे कहने से लोगों को नौकरियां भी दी है, रोजगार भी दिया है। लेकिन एक समूह के रूप में एक पूरे इंडस्ट्री की मीटिंग लेना, अभी अभी उतना हमारा वो नहीं है, हम उस पद पे नहीं है। लोग पद के हिसाब से मीटिंग देते हैं, पद के हिसाब से कमिटमेंट देते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग इस कड़ी को, अगर हमें इज्जत मिली और हम बने, हमें कोई पद मिला, तो इंडस्ट्रियलिस्ट और लोगों के बीच में लोकल लोग फैक्ट्रियों में गुंडागर्दी ना करें, फैक्ट्रियों वाले लोकल लोगों को रोजगार दे, काबिल लोकल लोगों को। ऐसे नहीं विधायक के कहने से भी किसी को भी भर लिया, तो मेरे ख्याल से
उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी और इसको हम करके दिखाएंगे, हमें मौका मिलेगा। इमरान जी, जब मंत्री साहब थे दुर्रू मियाँ, तिजारा विधानसभा में मंत्री बने, चिकित्सा मंत्री बने, उस समय अपराध बड़े स्तर के ऊपर आ गया था और खासतौर से मेव समाज का सबसे बड़ा नाम चल रहा था अपराध की गढ़ में। तो कहीं ना कहीं यदि आपके ऊपर भी भरोसा जता लेती है जनता, तो जनता को कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि जिस तरह से दुर्रू मियाँ के समय में अपराध बढ़ा, तो कहीं ना इमरान के टाइम में भी ये अपराध पनप सकता है। देखो, मैं दुर्रू मियाँ की ये बता देना चाहता हूँ, दुर्रू मियाँ के टाइम पे कोई अपराध नहीं बढ़ा था, एक दो वारदातें हुई थी। अब तो दिन अब तो दिन दहाड़े बैंक लूटे हैं हमारे भिवाड़ी में, दिन दहाड़े गोलियां चलती है हमारे इलाके में। ऐसा कैसे? मेरे समाज का क्या है, जितने भी अपराधी पकड़े गए दूसरे समाजों से पकड़े गए जो दिन दहाड़े लूट करते और गोलियां इमरान चलाते। जी, जिस समय अपराध आप कह रहे हो कि नहीं बढ़ा, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था उस समय दुर्रू मियाँ जी के बयान को लेकर के, जिस तरह से कोर्ट में अपराधियों को छुड़ाया गया था, या डंफरों की जो 400 डंफर चलने की जो बात आई थी, वो तमाम जो ऑडियो है वो इस बात की पुष्टि करता हुआ नजर सा आ रहा है। क्या माने? दुर्रू मियाँ जी ने एक कच्चे आदमी से बात करी, और पता नहीं उसने किस तरीके से बात करी, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, हाँ, मेरे समाज और बाकी समाज भी जो गरीब तबके से आता है, जिनको रोज नौकरी और रोजगार नहीं हुआ, तो रुमिया के टाइम पे खनन का काम बहुत जोर से चला था, बहुत डंपरे चले थे, उनसे लोगों का रोजगार और लोगों को मजदूरियां मिली थी, रोजी रोटी अपना पालन करने का सिस्टम मिला था। उसके अलावा अपराध की बात है जो अब भी होती है, छोटी मोटी घटनाएं पहले भी हुई थी, और मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई जघन्य अपराध और बड़े बड़े अपराध नहीं हुए थे। जो जैसे अपराध आज होते हैं ऐसे अपराध जब हुए थे, एक दो बात कोर्ट में गोली चलाना, ये चलाना, अब दिन दहाड़े आज भी गोलियां चलती है, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ठीक है, हम इस पे अंकुश भी लगाएंगे, हम इसको मजबूती से भी लेंगे। कानून व्यवस्था और सिस्टम को चलाना और एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, आज भी 8-10 हजार आदमी मेरे पास काम कर रहे हैं, मुझे चलाना आता है, एक तंत्र को चलाना मुझे आता है, किस तरीके से इस सारे शो को रन करना है, ये मैं बखूबी जानता हूँ। मैं मैनेजमेंट में बहुत माहिर हूँ, एक उसी फील्ड से आता हूँ कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है और लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, अगर मैं इन सब चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब रहूंगा। इमरान जी, आपके द्वारा जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज जो भूमिका निभाई जा रही है, बेटियों की शादी कराना, स्कूलों के अंदर कैमरे लगवाना, गौशाला के अंदर कमरे, चारागाह के लिए कमरे बनवाना, ये सब चुनावी समय में ही क्यों? पहले इमरान खान नजर नहीं आए इस तरह से कार्य करते हुए? भाई, मैं तो लगातार 5-6 साल से ये सारे काम कर रहा हूँ, आपको फोटो वीडियो सब कुछ दिखा दूंगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैं तो मालिक ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैं रोटरी इंटरनेशनल का मेंबर हूँ। मेरे रोटरी क्लब के भिवाड़ी लोगों से सबसे आप पूछ लेना, कुछ संस्था से कितने मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में तो 8 साल से लगवाते आ रहा हूँ, कितने मैंने दान किए, मैंने भंडारे लगवाए, कहीं पे भी मैं श्रद्धालुओं की सेवा करता हूँ, जहां पे भी मुझे मौका मिलता है मैं सारे काम करता हूँ। गरीब बच्चों की कहीं मदद करनी है जो मेरे को, अब मैं राजनीति में आ गया तो उस हिसाब से अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं लोगों के थ्रू करता था, संस्थाओं के थ्रू करता था, मैं तो शुरू से ही रहा हूँ इस फील्ड में। अब लोग मुझे नोटिस करने लग गए, जब राजनीति में नहीं था तो कोई जानता नहीं था, इतना सा फर्क है। अब किसी से भी पूछो जिनसे मेरी मिलना रहा, मेल जोल रहा, मैं 50 आदमियों के नाम बताऊंगा। आप भिवाड़ी में जाकर सर्वे कर लेना, सामाजिक कामों में हम शुरू से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आए। इमरान जी, एक लास्ट सवाल है आपसे। इमरान खान बसपा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, बसपा पार्टी किन पार्टियों को प्रभावित करेगी? आपको क्या लगता है, किन पर पार्टियों के ऊपर आप प्रभाव डाल पाएंगे? पार्टियों का मतलब समझा नहीं मैं। आप जो बसपा से दावेदारी कर रहे हो और आप चुनाव लड़ने की जो कवायद कर रहे हो, बसपा पार्टी यानी कि वोट की जो राजनीति है वो किन कहाँ हद तक किन पार्टियों के ऊपर प्रभाव डाल पाएगी? देखो, बहुजन समाज पार्टी की जहां तक बात करूं मैं, अगर मैं यहाँ कैंडिडेट रहूंगा बहुजन समाज पार्टी का, हमारी टक्कर में अगर किसी ने हमारा थोड़ा बहुत भी पीछा किया तो बीजेपी कर सकती है। अगर बहुत बड़े फासले से हम जीत हासिल करेंगे, बसपा पार्टी के साथ साथ जो मेरी 6 साल की लगातार लोगों से जुड़ाव है, लोगों के बीच में जाके मेहनत है, जो मेरा संघर्ष है, ऐसा विधायक और ऐसा नेता और ऐसा सेवक हर आदमी देखना चाहता है तिजारा तहसील का। अगर भाई जिसके अंदर ना भेदभाव है, ना अमीर गरीब है, ना टाइम को देखता है, ना थकावट है, ना डर है किसी का,
तो एक सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति तिजारा का हर आदमी देखना चाहता है, और मैं एक ईमानदारी की राजनीति का तिजारा वासियों को एक अच्छा उदाहरण सेट करके देना चाहता हूँ। किस तरीके से एक विधायक अगर ईमानदारी से और वफादारी से और निष्पक्ष रूप से काम करे तो इलाके की और तहसील की दशा बिल्कुल बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी हमसे जुड़ने का। तो ये हमारे साथ थे बसपा से दावेदारी पेश कर रहे इमरान खान और प्रदेश महासचिव बसपा के। राजस्थान की राजनीति में तिजारा विधानसभा से कौन होगा सत्ता का काबिज किसके ऊपर होगी और किसके ऊपर जनता भरोसा जताएगी। आप लगातार देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, फिर होगी नए लोगों से मुलाकात। बने रहे आप हमारे साथ।